आज हम बात कर रहे हैं इस दूसरी क्लास में। प्रथम क्लास में हम क्षितिज के पद्य भाग का विवेचन कर चुके हैं और आज हम क्षितिज के द्वितीय भाग यानी कि गद्य भाग का विवेचन करेंगे। ये देखेंगे कि क्षितिज पुस्तक में गद्य भाग में कहाँ हमारा ध्यान ज्यादा रहना चाहिए, किन मुख्य बिंदुओं पर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ इस विषय के साथ अच्छा न्याय कर पाए। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से। जैसे हम हिंदी गद्य खंड की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पंक्तियां ही हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मिलती है और वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। शुक्ल जी की पंक्तियां जो कोड की है वो इस तरह से है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। तो ये इन पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करूंगा और हमारे पहली मुलाकात हिंदी के प्रसिद्ध 8वें दशक में उभरते हुए समकालीन कहानी के मुख्य हस्ताक्षर स्वयं प्रकाश जी से होगी। और स्वयं प्रकाश जी की इसमें प्रसिद्ध रचना जो ली गई है वो या संकलित की गई है वो एक कहानी है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा में क्या बात बताइए। अब ये तो आपने पढ़ते टाइम देखा होगा, ये तो आखिरी समय चल रहा है। इस समय हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर में फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा इस पे नजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नगर पालिका मुख्य बाजार चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति, उस मूर्ति पर लगने वाला गोल फ्रेम वाला चश्मा, कैप्टन चश्मे वाला, ये सब इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण किरदार हैं जिनके आसपास ये कहानी घूमती है। पान वाला, हालदार साहब रुकते हैं। तो आइए हम हमारे प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करता हूं मैं आप सबका। तो आइएगा, देखिए पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से वो कैप्टन जो है, चश्मा वाला जो है उसको कैप्टन कहते थे? तो इसको आप ध्यान दें, क्यों कहते थे वो? कि कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव एवं श्रद्धा का भाव था। वह शहीदों और देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसे कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस कहानी में एक बात आती है प्रश्न क्रमांक 2 का, वो एक हिस्सा है ख, कि मूर्ति पर सरखंडे का जो चश्मा लगा हुआ हालदार साहब देखते हैं वह क्या उम्मीद जगाता है? बच्चों को ये जरूर पता होगा कि कैप्टन जब उनमें मूर्ति पर चश्मे चेंज करता है तो उसकी मृत्यु के बाद हालदार साहब दुखी हो जाते हैं और एक दिन जब वो अचानक निकल रहे होते हैं तो वहां पर सरखंडे का जो चश्मा उन्हें दिखाई देता है उसको देखकर वो भावुक हो जाते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मूर्ति पर सरखंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो आप इस बात को गौर करें। मूर्ति पर सरखंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है, उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं और यह होना बहुत जरूरी है। और इसी ये देखिए आप, नगर पालिका मूर्ति लगवाने में ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पा रही थी? जो नगर पालिका है वह मूर्ति लगवाने में ठोस निर्णय किस वजह से नहीं ले पा रही है? तो देखिए, नगर पालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पत्र व्यवहार में काफी समय निकाल दिया, उन्हें अपना कार्यकाल समाप्त होने का डर सता रहा था। आगे बढ़िएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? तो नेताजी का चश्मा नामक पाठ के माध्यम से लेखक ने
देशवासियों विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से कार्य व्यवहार से कर सकते हैं और ये इस कहानी का महत्वपूर्ण संदेश है, जिसकी वजह से ये पाठ लिखा गया है या संकलित किया गया है। और मैं पुनः आखिरी में उसी क्वेश्चन पर आता हूं कि बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरखंडे का चश्मा क्या प्रदर्शित करता है। तो बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरखंडे का जो चश्मा लगाना है प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति के बीच अंकुरित हो रहे हैं। उन्हें ये ज्ञान हो गया है कि शहीदों और देशभक्तों का आदर करना चाहिए। तो ये गद्य खंड में हमारा पहला चैप्टर हुआ स्वयं प्रकाश जी का। हम आगे बढ़ते हैं। जब हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए आप, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। अब जैसे हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी की बात करते हैं तो हमारे जहन में बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार जी की छवि उभर कर आती है, जिन्हें हम कलम का जादूगर के नाम से भी जानते हैं। और इनकी भाषा शैली में जो लाक्षणिक प्रयोग किए गए हैं, ग्रामीण अंचल की बोलचाल की भाषा का जो प्रयोग है वो देखते बनता है। तो आइए आप देखते हैं, इनका रेखा चित्र जो है वो बड़ा चर्चित है। बाल गोविंद भगत की पाठ की रूपरेखा कुछ इस तरह से है कि ग्रामीण रेखा चित्र शैली में रचित इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है, बाल गोविंद भगत के बारे में कहा जा रहा है, जो कबीर के आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। ये बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार बाह्य व्यक्तित्व नहीं अपितु मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से यह पाठ हमारा आगे बढ़ता है। बाल गोविंद भगत का बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व हम देखते हैं इसमें। बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति जो अगाध प्रेम है वो हमारे समक्ष प्रकट होता है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं पाठ में तो धीरे धीरे जो पाठ खुलता है उसमें कई सारी बातें उभर कर आती है। सुख दुख के ऊपर बाल गोविंद भगत का जो चरित्र है वो भी यहाँ उकेरा गया है। किस तरह से कबीर की शिक्षाओं को उन्होंने आत्मसात किया और आत्मा परमात्मा के मिलन को अपनी जीवन शैली में उतारा, वो हम ये देखते हैं। बाल गोविंद भगत समाज सुधारक के रूप में कैसे दिखते हैं, कई प्राचीन परंपरा से जो चली आ रही थी उनमें वह आगे बढ़कर बदलाव करने की ओर इशारा करते हैं, वो भी देखेंगे। जो सामाजिक बुराइयां भी थी उनको भी वो एक सिरे से नकारते हैं, व्यवहार से नकारते हैं, विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, अपने बेटे की मुखाग्नि को पतोहू से दिलाते हैं। ये सारी बातें एक अच्छे और जागरूक समाज सुधारक के रूप में भगत का चरित्र हमारे समक्ष उभर कर आता है। बाल गोविंद भगत का अंतिम समय किस तरह से गुजरा वो हम इस पाठ में देखते हैं। अब आइए हम बात करते हैं परीक्षा। पहला प्रश्न, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो उन्हें साधु के निकट ले जाती थी? तो आप बात करें, देखिए वो आचरण कैसा था कि एक तो कबीर जैसे वो खरी खरी बातें करते थे, दूसरा वे झूठ नहीं बोलते थे। आप चाहें तो इन्हें बिंदु वाइज भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखने से अट्रैक्टिव लगेगा हमारा जो आंसर है। और शॉर्ट संक्षेप में लिखे, काम की बात लिखे। तीसरा आप बिंदु बनाकर कह सकते हैं कि किसी की वस्तु को बिना पूछे वो प्रयोग नहीं करते थे। चौथे में हम कह सकते हैं कि वो झगड़ा नहीं करते थे। पांचवे में साधारण उनकी वेशभूषा है और अपनी उपज को कबीरपंथी मठ में चढ़ावे के रूप में वो दे देते थे और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता था उससे वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो आचरण से क्या है, साधु है। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की और उनकी जो भावनाएं हैं वो परंपरागत भावनाओं से किस तरह से भिन्न थी?
तो देखिए इस पर भी हम बात करते हैं। उन्होंने शोक और मातम नहीं मनाया, बल्कि वो मृत बेटे के सामने बैठकर अपनी मस्ती और तल्लीनता में कबीर के पद गाते रहे। उन्होंने मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन माना और अपनी पुत्र वधू से आनंद उत्सव मनाने के लिए कहा, जो कि परंपरागत तरीके से हटकर बात थी। आगे बढ़िएगा मित्रों, क्या क्वेश्चन है। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। जो समाज में प्रचलित थी उन मान्यताओं को बाल गोविंद भगत नहीं मानते थे। वो प्रसंग कौन कौन से हैं तो आप देखिएगा कहां कहां पर यह बात आई है। तो देखिए, ग्रस्तों से भिक्षा मांगने का वो विरोध करते थे। पुत्र के निधन पर न उन्होंने शोक मनाया और न उसके क्रियाक्रम को ज्यादा तूल दिया। उन्होंने पुत्र केशव को स्वयं मुखाग्नि न देकर अपनी पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई और उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाया। ये वो बातें थी जो उन्हें एक सजग जागरूक समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। आगे बढ़े, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न यहां उभर कर आता है जो पूछा भी जा सकता है, बहुत अच्छा है। पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो कबीर पर जो उनकी श्रद्धा थी उसके निम्नलिखित रूप कौन से हैं तो आप देखिए। उनका पहनावा कबीर पंथियों जैसा था, सादा जीवन, उच्च विचार, गले में तुलसी की माला, मस्तक पर रामानंदी टीका, उसी तरह से खरा खरा व्यवहार, जो मिलता था उन्हें वो चढ़ावे के रूप में अर्पित कर देते थे और जो प्रसाद के रूप में मिलता था उससे घर चलाते थे। कबीर के पदों का गायन करते थे। आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर वो मृत्यु को उनके मिलन का अवसर बताते थे और जीवन को नश्वर मानते थे। ये वे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि कबीर की भगत की श्रद्धा कबीर पर बहुत अधिक थी। फिर आगे बढ़िए आप, ये देखिए, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? वो कौन से आधार? तो इस पे हम क्या लिखना चाहिए हमें? तो इस पे हमें लिखना चाहिए कि वास्तव में साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर न करके उसके विचार और व्यवहार पर करना चाहिए। उसका व्यवहार और विचार क्या है कि आडंबरहीन जीवन होना चाहिए, सदव्यवहार, सत्यवादिता, परोपकार की भावना, पहनावे की सादगी और विचारों की उच्चता। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो अगर यदि किसी में दिखाई दे रहे हैं, भले ही वो ऊपर से या बाहरी वेशभूषा से साधु न हो, फिर भी वो लक्षण उन्हें साधु की श्रेणी में खड़ा करने के लिए पूर्ण या पूर्णता प्रदान करते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो आप ये देखिए, आप बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है? वो जो प्रभात फेरियों में गाते थे और अपनी डफली के साथ जब वो संगीत के राग छिड़ते थे तो वो जादू के समान लेखक ने बताया है। तो ऐसा क्यों? तो उसको हम एक सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो हर आयु वर्ग के लोगों पर समान रूप से असर करता था। उनका स्वर उठता था, उसमें सभी झूम उठते थे। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि उनके भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है। आगे बढ़िए आप, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए या कुछ कदम उठाए अपनी तरफ से? तो ये उन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र भगत जी का इस पाठ में हुआ है जिनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। आप देखिएगा, अपने पुत्र को अपनी पतोहू से यानी
पुत्र के शव को अपनी पतों से मुखाग्नि दिलाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया। एक कदम, एक कार्य तो ये था। और दूसरा, पतों के भाई को बुलवाकर आदेशात्मक स्वर में कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इस प्रकार विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने नारियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। और ये वो केंद्र बिंदु है इस पाठ के, जहां हमारा ध्यान होना चाहिए। और इस तरह से हमने इस पाठ को देखा। आगे बढ़ते हैं। यशपाल, और जैसे हम यशपाल जी पे आते हैं तो हमारे सामने प्रगतिवादी धारा के एक लेखक उभर कर आते हैं। लखनवी अंदाज, सामंती वर्ग की बनावट, जीवन शैली पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको अभिव्यक्त किया है व्यंग लेख में। तो आप देखेंगे आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है इसमें, और यथार्थवादी शैली के जो विशिष्ट रचनाकार हैं हमारे यशपाल, कहानीकार कह सकते हैं, एक सफल उपन्यासकार कह सकते हैं। तो देखिए इस पाठ में व्यंग में वो क्या कहना चाहते हैं। सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर, ऐसी जीवन शैली जो वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास करती है, ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से कोसों दूर रहते हुए स्वयं को विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानता है। लेखक ऐसी संस्कृति को परजीवी संस्कृति कहता है। प्रस्तुत व्यंग इस बात को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया है कि बिना किसी विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती। नई कहानी के जो लेखक थे उनके ऊपर इन्होंने व्यंग किया है, क्योंकि लेखक खुद प्रगतिवादी विचारधारा को मानने वाला लेखक है। उनका मानना है कि बिना किसी विचार, बिना किसी घटना के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। अच्छा, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो हम कहेंगे कि अर्थात विचार, घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा, इस घटना में कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम। जब ये थोड़ा सा इस पे भी देखना, तथ्यात्मक क्वेश्चन है कि लेखक के डिब्बे में आने पर नवाब ने कैसा व्यवहार किया। जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में आते हैं तो नवाब साहब उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेखक जब डिब्बे में आते हैं तो उनका आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने लेखक से मिलने और बात करने का उत्साह न दिखाया। पहले तो नवाब साहब खिड़की से बाहर कुछ देर तक देखते रहे और फिर डिब्बे की स्थिति पर निगाहें दौड़ाने लगे। उनका ये उपेक्षित व्यवहार लेखक को अच्छा नहीं लगा। लेखक को ये जो विचार है या उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं लगता। बिना खीरा खाए नवाब साहब को डकार लेते देखकर लेखक क्या सोचने पर विवश हो गया। लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरों की फाकों का रसास्वादन किया, उन्हें मुंह के करीब ले जाकर सूंघा और बाहर फेंक दिया। इसके बाद नवाब साहब को डकार लेता देखकर लेखक ये सोचने पर विवश हो गया कि क्या इस तरह सूंघने मात्र से पेट भर सकता है, और यदि ऐसा सूंघने मात्र से पेट भर सकता है जो कि संभव नहीं है, तो फिर बिना विचार, बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो ये व्यंग है। मैंने कहा था ना, ये रचना एक व्यंग लेख है। सेकंड, ये इतना इंपॉर्टेंट, यहां बढ़िया, लखनवी अंदाज पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। ये जो पाठ है इसमें लेखक ऐसा लिखकर क्या संदेश देना चाहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए संकलनकर्ताओं ने इस पाठ का चयन पाठ्य पुस्तक क्षितिज में किया।
तो देखिए ये पाठ हमें क्या सिखाना चाहता है। यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। तो ये वो संदेश है जिस वजह से ये पाठ संकलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की तरफ। और जैसे हम यहां आते हैं तो हमारे सामने मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ को लेकर सक्सेना जी हमारे बीच उपस्थित हैं। फादर कामिल बुल्के की स्मृतियों पर यह पाठ आधारित है। किस तरह से बेल्जियम की धरती पर पैदा होने वाले ये जो रत्न है ये भारत की ओर आकर्षित होते हैं, यहाँ एक लंबा समय व्यतीत करते हैं और यहाँ की धरती के और यहाँ के आबो हवा में रच बसकर जो उनका योगदान हिंदी के प्रति रहा है वह अनुकरणीय है। उनका व्यवहार, उनकी सादगी, उनका मिलनसार व्यक्तित्व कैसे उन्हें एक अपार जन समुदाय से जोड़ देता है, वो इस पाठ में हम देखेंगे सक्सेना जी के माध्यम से। तो पहला ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फादर की उपस्थिति देवदारों की छाया जैसी क्यों लगती थी। ये लाइन आई है कि फादर परिमल के, जो परिमल इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था है उसका नाम है परिमल, फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते, दुखी मन को सांत्वना देते, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता जैसे थके हारे यात्री को देवदारों की शीतल छाया में मिलता है। इसलिए उनकी उपस्थिति देवदारों की छाया सी लगती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। वो कौन से प्रसंग है जिनसे हम ये कह सकते हैं कि फादर बुल्के को हिंदी के प्रति अपार प्रेम था। तो आप देखेंगे वो प्रसंग कौन कौन से हैं। तो आइएगा उनके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। बुल्के ने कोलकाता से बीए किया, हिंदी में इलाहाबाद से एमए किया। उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी नाम से रूपांतरण किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध प्रबंध लिखा। परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के वो सदस्य रहे और वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। इन समस्त प्रसंगों या संदर्भों में हम ये कह सकते हैं कि उनका फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो आगे आप देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। फादर नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोसों दूर थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे। अपने सांत्वना भरे शब्दों से उनका दुख हर लेते थे। इनसे हम कह सकते हैं कि वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में प्रकट होते थे। आगे बढ़िए आप। अब एक लाइन आती है इस पाठ में जो कि प्रश्न बनकर हमारे सामने उपस्थित है कि आशय स्पष्ट करें क नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। जो आखिरी वक्त उनका रहा जब उनको कब्रिस्तान में ले जाया गया, तो जब उनको दफन किया जा रहा था उस समय जो वहां भीड़ थी वो उसका वर्णन करते हुए लेखक कुछ नाम तो गिनाता है पर फिर बहुत अधिक नाम ने गिनाकर वो एक लाइन लिख देता है कि नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। आशय यह है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्म अनुयायी एवं अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना करना कठिन एवं उनके बारे में लिखना शाही बर्बाद करना जैसा था, अर्थात उनकी संख्या अगणित थी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
ये प्रश्न भी घूम फिर कर वही बात है। फादर संकल्प से सन्यासी थे, वो संबंध बनाकर उनको हमेशा निभाते थे, अपने परिचितों एवं परिवार वालों के साथ सने में संबंध रखते थे, वे सुख दुख में परिवार के सदस्यों की भांति खड़े नजर आते थे, वे भारत और हिंदी से असीम लगाव रखते थे। फादर पास्कल ने ऐसा क्यों कहा कि इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो? फादर बुल्के वास्तव में रत्न थे, वे करुणा, सहानुभूति और ममत्व से भरपूर थे, वे प्यार बांटते थे, और इस तरह से उनका जो व्यवहार था उसके लिए फादर पास्कल ने ऐसा कहा कि इस धरती से ऐसे रत्न और आगे भी पैदा होते रहें। अब वापस उस महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए कि क्या इसमें वो संदेश है जिसकी ओर लेखक ध्यान चाहता है। तो बुल्के की तरह करुणा एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने का संदेश मिलता है। उसके साथ ही हमें अपनी मातृभूमि से असीम प्यार करना चाहिए, जैसा कि उनको अपनी बेल्जियम की धरा की से प्रेम है। इसके अलावा हम भारतवासियों को विदेश में बसने का लोभ त्याग कर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें हिंदी और भारत दोनों का ही भरपूर आदर करने का संदेश भी इस पाठ से मिलता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने मन्नू भंडारी जी की कहानी, एक कहानी यह भी। प्रश्न 1, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? उनका जो व्यक्तित्व, आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको दो बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपके सामने उभर कर आएगी कि जब ये बचपन में अपने घर पे रहते हैं तो एक तो पिता का प्रभाव, पिता की वजह से इनके व्यक्तित्व में किस तरह का बदलाव आता है वो देखते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या थे और नकारात्मक पक्ष क्या था। फिर जब ये कॉलेज में आती है तो वहां जब इनका परिचय शीला अग्रवाल मैडम से होता है तो उनके मिलने के बाद कैसे इनके साहित्य का दायरा फैलता है, विस्तृत होता है और इनकी समझ बढ़ती है। तो ये प्रभाव जो है वो प्रश्न के रूप में ये पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो पिता का प्रभाव लेखिका के व्यक्तित्व में दोनों रूपों में है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में हम देखेंगे। राजनीति की तरफ तो पिता सकारात्मक रूप में इनको आगे बढ़ाते हैं, पर वो चाहते हैं कि बेटी का जो बदलाव जो भी वो करे वो घर की चार दीवारी में रहकर ही करे, वो नेगेटिव बात है, वो देखेंगे। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव कैसा होता है कि इनकी वजह से उनकी साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ता है और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद मिलती है। तो यहां आकर हम ये बात देखेंगे। आगे देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आप गौर करें। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? वो रसोई को भटियार खाना कहते हैं तो क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि बच्चियों की नैसर्गिक प्रतिभा उसी चौके में जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वो पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती। यानी कि उनके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं। कथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए कि ये जो पाठ की घटनाक्रम है या जो कथा का आधार है वो हमारी देश आजादी के आसपास का ही समय है। तो उस पाठ, इस क्वेश्चन में उन दोनों बातों का जिक्र है कि स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू भंडारी जी की भूमिका का रेखांकन। तो ये कैसे इसका आंसर लिखा जाएगा तो आप देखिए। स्वाधीनता आंदोलन के समय देश में देश प्रेम, देशभक्ति की भावना चरम पर थी। आजादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। मन्नू जी भी इससे अछूती नहीं थी, वो सड़क के चौराहे पर हाथ उठा उठा कर भाषण देती थी, हड़तालें करवाती, अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती। इस तरह से हम उनकी भूमिका को यहां देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, वैसे पूछा नहीं जाएगा पर फिर भी मैं बता देता हूं। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण वो अपनी मां को आदर्श नहीं बना सकी। मतलब महत्वपूर्ण बात ये नहीं है पूछा जाना, इसमें
एक स्त्री मन की भावनाएं, मनोजी का दृष्टिकोण भी हमें देखना है, समझना है। इसलिए मैं इस प्रश्न की तरफ आपका ध्यान चाह रहा हूं। लेखिका की मां ने अपने आप को परिवार की भलाई में समर्पित कर दिया था। उनका अपना कोई व्यक्तित्व न था। वे बच्चों की उचित अनुचित मांग को पूरा करते हुए तथा पति के अत्याचार को सहन करते हुए जी रही थी। इसलिए वह अपनी मां को आदर्श नहीं बना सकी। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1947 में लेखिका को कौन कौन सी खुशियां मिली, उसे कौन सी खुशी सबसे महत्वपूर्ण लगी और क्यों? अब उस समय दो खुशियां मिली। पहली थर्ड ईयर की कक्षाएं शुरू करवाना और दूसरी उसका पुनः कॉलेज जाना, और तीसरी देश को मिली आजादी। वर्ष 1947 में कॉलेज द्विवेदी जी पर स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक, व्यक्ति नहीं संस्था, हम ऐसा कह सकते हैं, मैं नहीं कर रहा, जैसा कि इनका विराट व्यक्तित्व है। एक प्रसिद्ध निबंधकार, एक सफल संपादक, बहुत से क्षेत्रों में इन्होंने लोहा मनवाया है। और आज हम ये यहाँ एक पाठ पर इनका दृष्टिकोण को देखने का प्रयास करेंगे। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इस पाठ में प्रश्न परीक्षु भी दृष्टिकोण से कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न 1, कुछ पुरातनपंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? देखिए, उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, उनमें से मैं कुछ एक दो की तरफ आपका ध्यान चाहूंगा कि नाटकों में कुलीन स्त्रियों का उनके प्राकृत भाषा बोलने पर अनपढ़ होने का सबूत नहीं माना जा सकता। उन्होंने इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हो। तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, लेखक नाटकों में स्त्रियों के प्राकृत बोलने को लेकर उनके अनपढ़ होने का प्रमाण क्यों नहीं मानता है? वो क्या तर्क देता है? तो लेखक कहते हैं उस समय का अधिकांश जन समुदाय प्राकृत बोलता है। प्राकृति उस समय की जन प्रचलित भाषा थी। संस्कृत का प्रयोग शिक्षित वर्ग ही करता था। अनेक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, अतः प्राकृत बोलने वालों को अनपढ़ कैसे कहा जा सकता था? शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ में स्त्रियों के लिए शिक्षा की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए इसे समाज की उन्नति के लिए अत्यावश्यक बताया गया है। वे उन्हीं परंपराओं को अपनाने का आग्रह करते हैं जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हो। तो इस तरह से इस पाठ का यह प्रतिपाद्य प्रकट किया गया है। तो आगे बढ़िएगा। अब हम देखते हैं नौबत खाने में इबादत। अब्दुल बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर केंद्रित जो पाठ है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है परीक्षा की दृष्टिकोण से भी। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो इस डुमराव जो इनकी जन्मस्थली है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की, वह दो वजह से है। एक तो शहनाई बजाने में जो रीढ़ का प्रयोग होता है, वो रीढ़ यहाँ सोन नदी के किनारों पर मिलती है। और दूसरा है कि ये बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली है। आज से स्पष्ट करें, बकौल उनके शब्द को ही कोड करूंगा कि फटा सुर न बख्शे। खुद खां साहब कहते हैं लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। वो उनकी बच्ची वहां पोती से उससे कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा वो कहकर क्या दिखाना, मतलब अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं? तो बिस्मिल्लाह खां को दुनिया उनकी शनाई के कारण जानती है, लुंगी के कारण नहीं। फटे सुर को ठीक करना असंभव है, पर फटे कपड़े आज नहीं तो कल सी जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये बात कही। दूसरा, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वो तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं। तो कैसे एक इतना महान व्यक्ति बिना अभिमान के इतने अच्छे तरीके से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सका, उन्हें अभिमान छू भी नहीं गया है। इन सभी बातों के कारण ये प्रश्न बनकर आ रहे हैं।
काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते हैं? इस पाठ में कुछ जिक्र आया है, मैं उनको आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहूंगा। खुद खान साहब कहते हैं कि पक्का माल से मलाई बर्फ वाले गायब हो गए, इस बात का उनको दुख है। कुलसम की कचौड़ियां और जलेबियां अब उस रूप में नहीं मिलती है। संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान का भाव नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही जाएगी कि हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ गई है, उस रूप में अब ये प्रेम प्रदर्शित नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देना इस जगह। अब ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत यूनिक है, ये आ सकता है। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? अनुकरणीय विशेषताएं, प्रासंगिक विशेषताएं आज भी तो देखिए, सादा जीवन उच्च विचार उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। निराभिमानी, अभिमान नाम की कोई चीज उनमें नहीं है। धार्मिक सद्भाव और परिश्रमशील स्वभाव, सीखने की ललक, ये वो बातें हैं जो कि अनुकरणीय है। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ में एक और सादगीपूर्ण जीवन जीने का संदेश निहित है, तो दूसरी ओर निरंतर अभ्यास करने के अलावा धार्मिक कट्टरता त्याग कर धार्मिक उदारता बनाए रखने, दूसरे धर्मों का आदर करने, अभिमान न करने, सफलता मिलने पर भी जमीन पर पांव टिकाए रहने और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बनाए रखने का संदेश निहित है। तो हम ये देखते हैं इस पाठ में। और अब हम अंतिम पाठ की ओर बढ़ते हैं। बदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृति। पहला एक क्वेश्चन, सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम लगातार कर रहे हैं पर उनके प्रति समझ अभी भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? कि व्यक्ति इनका प्रयोग तो करते हैं पर इनके अर्थ को समझे बिना मनमाने ढंग से इसका प्रयोग करते हैं। मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? ये जो न्यूटन फिजिक्स के सिद्धांतों को लेकर आते हैं तो वो ये बताते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत संबंधी नए तथ्य का दर्शन किया और इस सिद्धांत की खोज की। नई चीज की खोज करने के कारण न्यूटन संस्कृत मानव था। उन्हें संस्कृत मानव इसलिए नहीं, उनके बाद भले ही फिजिक्स की जानकारियां उनसे अधिक रखने वाले व्यक्ति न्यूटन के बाद जो आज हैं, हो सके वो आज न्यूटन से ज्यादा जानते हैं, किंतु फिर भी वो संस्कृत मानव नहीं कहला सकते। क्यों? तो उन्हें संस्कृत मानव इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने न्यूटन के बाद ही किसी नए तथ्य का आविष्कार नहीं किया है। संस्कृत मानव केवल वो होगा जो अपनी प्रतिभा के बल पर नए तथ्य और विचारों को या किन्हीं आविष्कारों को जन्म देगा। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। तो देखिए, संस्कृति संस्कृत मानव द्वारा किया गया ऐसा कोई आविष्कार या नए तथ्य का ज्ञान जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है, उसे संस्कृति कहते हैं। ये देखिए, संस्कृति और सभ्यता क्या है? संस्कृति एक संस्कृत मनुष्य की वह योग्यता, प्रेरणा अथवा प्रवृत्ति है जिसके बल पर वह किसी नए तथ्य का दर्शन करता है। इस संस्कृति के द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी आविष्कार कर जाता है। यह आविष्कार जो मनुष्य को सभ्य बनने में सहायता करता है वही सभ्यता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब संस्कृति के असंस्कृति बनने का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए बताइए कि इस असंस्कृति का परिणाम क्या होगा। संस्कृति मनुष्य का सदा कल्याण करती है। जब संस्कृति से कल्याण की भावना समाप्त होती है तो वह संस्कृति बन जाती है।
संस्कृति मनुष्य को सभ्य बनाती है, परंतु इस असंस्कृति का परिणाम यह होगा कि सर्वत्र असभ्यता का बोलबाला होगा, जिससे मनुष्यता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, संस्कृति का कूड़ा करकट किसे कहा गया है? तो ये उन सड़ी गली परंपराओं और कुरीतियों को कहा गया है जो समाज के विकास में बाधा बनती है। और ये लास्ट है, संस्कृति पाठ का उद्देश्य या उसमें निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि स्पष्ट होता है कि ज्ञानी एवं बुद्धिमान लोगों द्वारा नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा उसकी संस्कृति है, जिससे मानवता का कल्याण होता है। इसी संस्कृति का परिणाम सभ्यता है। संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना समाई होती है। मनुष्य के अपने कार्यों से कल्याण की भावना में कमी नहीं आने देना चाहिए। मनुष्य का सदा यही प्रयास होना चाहिए कि उसकी सभ्यता असभ्यता न बनने पाए। और इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज पर महत्वपूर्ण चर्चा की। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये उपयोगी जानकारी आपको परीक्षा हॉल में एक बेहतर तरीके से आंसर लिखने में मदद करेगी, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। आप पढ़ते रहें मन लगाकर, और बहुत जल्दी इसका परिणाम आपके समक्ष गुणात्मक रूप में प्रकट होगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। पुनः मिलता हूं अगली नई सीरीज में, जिसमें मैं हमारी कृतिका पुस्तक का विश्लेषण करूंगा और वहां से आपको परीक्षा उपयोगी जानकारियों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।